वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त अंडररेटेड मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इसका नाम है उट्टामुरी वेलिचम, जिसका मतलब है लाइट इन द रूम, और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई। इस मूवी को काफी सारे स्टेट और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। इस मूवी के थ्रू डायरेक्टर भाई साहब एक रियलिटी को सामने रखने की कोशिश की है, जो आजकल हमारे देश में ही नहीं काफी सारे देशों में चलता है। कहानी ये है कि एक बंदा एक लड़की से शादी करके उस लड़की को अपने घर लाता है और ये बंदा अपनी वाइफ के साथ कांड करने की कोशिश करते रहता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं नहीं बताऊंगा वो प्रॉब्लम, आप वीडियो में देख लेना। दोस्तों, जहाँ पर मलयालम मूवीज की बात आती है, आप बिना सोचे समझे उस वीडियो को पूरा देखना जरूर। सच में मलयालम मूवी के कॉन्सेप्ट कुछ हटकर ही होते हैं। जितने भी मैंने मूवीज एक्सप्लेन की है और मैं करने वाला हूँ, सच में लाजवाब है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदा बंदी को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है चंद्रन, बंदी का नाम है सुधा, और इन दोनों की नई नई शादी हुई है। एक्चुअली चंद्रन का घर गांव से बहुत ही दूर एक छोटी पहाड़ी पर होता है, और उसी तरह दिखने में चंद्रन का घर उतना खास नहीं होता, बस 4 टूटी फूटी दीवारें, ऊपर छत। इसी घर में चंद्रन का एक सेपरेट कमरा, लेकिन उसे दरवाजा नहीं होता, सिर्फ एक पर्दा होता है। चंद्रन के रूम में एक कलर चेंजिंग लाइट होती है, मतलब ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज होते रहता है, और ये लाइट चंद्रन का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, ऐसा चंद्रन का मानना है। खैर, रात होने के बाद चंद्रन अपने दोस्तों के साथ शराब वगैरह पीकर अपने घर आता है, और जब चंद्रन सुधा के साथ कांड करने की कोशिश करता है, सुधा चंद्रन को रोक देती है, क्योंकि इनके कमरे में पीछे की खिड़की हमेशा खुली रहती है। सुधा उस खिड़की को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बंद नहीं हुई। कांड ना होने की वजह से चंद्रन सुधा से कट्टी करके सो जाता है, और एक्चुअली चंद्रन के घर में ऑलरेडी इसकी माँ और इसका छोटा भाई रहता है। अब इसकी वाइफ भी आ गई। बेचारी सुधा को उस लाइट से बहुत दिक्कत हो रही होती है, जिसकी वजह से बेचारी सुधा बहुत लेट से सो जाती है। सुबह होने के बाद सुधा बहुत ही लेट से अपनी नींद से जागती है और बाहर का माहौल देखकर बहुत खुश होती है, मतलब चारों तरफ जंगल ही जंगल। उसके बाद सुधा चंद्रन के पास जाती है, और उस वक्त चंद्रन लोकल बॉम्ब्स बना रहा होता है, जंगली सुअरों को भगाने के लिए, मारने के लिए, क्योंकि वो जंगली सुअर इनके बागीचे में आते रहते हैं। खैर, जब सुधा चंद्रन से बात करने की कोशिश करती है, चंद्रन सुधा से बात नहीं करता। एक्चुअली चंद्रन एक इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करता रहता है, मतलब टीवी, फैन, मोटर रिपेयर करने का काम। खैर, रात होने के बाद चंद्रन सुधा के पास आकर फिर से उसे कांड करने की कोशिश करता है। सुधा चंद्रन को बताने ही वाली होती है कि मुझे इस खिड़की से प्रॉब्लम है, लेकिन चंद्रन सुधा की बातों को ना सुनते हुए उस पर गुस्सा होने लगता है, और वो दोबारा सुधा से कट्टी करके सो जाता है। दूसरे दिन चंद्रन बिना नाश्ता किए अपने दुकान चला जाता है। सुधा चंद्रन को बुलाती ही रहती है कि नाश्ता करके जाइए, लेकिन चंद्रन सुधा की एक नहीं सुनता। खैर, इसके बाद सुधा अपने बागीचे में जाकर अपने सास के काम में हाथ बटाती रहती है, और इसी बागीचे में हमेशा जंगली सुअर आते रहते हैं। सुधा अपनी सास से कहने लगती है, आप चंद्रन से कहिए ना कि वो लाइट ऑफ कर दे, मुझे कमरे में लाइट होने से नींद नहीं आती। सुधा की सास कहने लगती है, मैं इस बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, वो लाइट तो उसकी एक कीमती चीज है, और उस लाइट को कोई हाथ लगाए वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, सुबह सुधा अपनी सास से ये सवाल पूछने लगती है कि इस गांव में पूरी कितनी फैमिलीज है। उसकी सास बताने लगती है कि जब मैं शादी करके यहाँ पर आई थी तब तकरीबन 2000 फैमिलीज थी, लेकिन अब 100 या 150 है, और पहले तो यहाँ पर चाय की फैक्ट्रीज भी थी। धीरे धीरे सब कुछ बंद होता चला गया, बहुत सारे लोग सिटी को शिफ्ट हो गए। खैर, शाम होने तक सुधा उस एरिया को घूम फिर के उस नेचर को बहुत एंजॉय करती है। रात होने के बाद जब चंद्रन अपने घर के बाहर बैठकर डिनर कर रहा होता है, सुधा चंद्रन से उस लाइट के बारे में बात करती है। क्या आप उस लाइट को एक स्विच रख सकते हो, क्योंकि वो लाइट 24/7 ऑन ही रहती है। चंद्रन कहने लगता है कि वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी इन्वेंशन है। थोड़ी दिनों बाद मैं उस लाइट को एक कंपनी को दिखाने वाला हूँ, वो मामूली लाइट नहीं, कलर चेंजिंग लाइट है। यह सुनने के बाद सुधा धीरे धीरे चंद्रन से कहने लगती है, हमारे गांव में जब फेस्टिवल आता है तो ऐसे कलरफुल लाइट्स बहुत सारे लगते हैं, ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है। यह सुनने के बाद चंद्रन को बहुत गुस्सा आता है, और वहीं पर कुछ आग पड़ी होती है। उस आग को चंद्रन अपने पैरों से मारता है, जिसकी वजह से बेचारी सुधा का हाथ जल जाता है। खैर, दूसरे दिन सुधा घर में बैठी बैठी बोर हो जाती है। सुधा चंद्रन के लिए उसका लंच ले जाती है उसके दुकान पे। सुधा को यहाँ पर देखकर चंद्रन का ओनर सुधा से बहुत अच्छी तरह से बात करने लगता है, लेकिन चंद्रन सुधा को डांटने लगता है कि तुम्हारे लिए ये नई जगह है, तुम बाहर क्यों आई, अगली बार घर से अपने कदम बाहर मत निकालना, तुम घर में ही रहना। बेचारी सुधा मायूस होकर वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन ये बात चंद्रन के ओनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसी रात चंद्रन का भाई रमेश जब खाना खा रहा होता है, उसी वक्त सुधा नहाकर वापस अपने कमरे में आती है,
और अपने कमरे के पर्दे को बंद करके कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन ऑफकोर्स चंद्रन के कमरे में लाइट होती है, जिसकी वजह से सुधा की परछाई उस पर्दे पर पड़ती रहती है। रमेश बिना खाना खाए सुधा को ही देखते रहता है, मतलब उसकी परछाई को। दूसरे दिन सुधा चंद्रन से इस खिड़की के बारे में बात करने लगती है और अपने कमरे की दरवाजे के बारे में बात करती है। ये सुनने के बाद चंद्रन सुधा से कहने लगता है, अच्छा अब मैं तुम्हारे लिए एक शीश महल बनवाऊं? वैसे भी इस जंगल में तुमको कोई भी देखने नहीं आएगा। ऐसा गुस्सा करते हुए चंद्रन अपनी दुकान चला जाता है। चंद्रन जाने के बाद सुधा और उसकी सास दोनों मिलकर उस खिड़की को रिपेयर करते हैं ताकि वो खिड़की हमेशा बंद रहे। इस खिड़की को बनाने के बाद सुधा बहुत खुश होती है। रात होने के बाद जब चंद्रन वापस अपने घर आता है तो इस खिड़की को देखकर इसको तो बहुत बड़े झटके लगते हैं। वो इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जब चंद्रन खाना खा रहा होता है, इसकी माँ चंद्रन से उस लाइट के बारे में बात करने लगती है कि बहू रानी को लाइट की वजह से नींद नहीं आ रही है। उस लाइट को तुम रात में तो बंद कर सकते हो ना। यह सुनने के बाद चंद्रन को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना खाना खाए अपनी दुकान में जाकर सो जाता है लाइट ऑन करके। खैर सुबह होने के बाद चंद्रन का ओनर अपनी दुकान आता है। वहाँ पर चंद्रन को देखकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बिना वजह उस लड़की से झगड़ा मत किया करो। इस तरफ बेचारी सुधा अपने पति का राह देख रही होती है, क्योंकि चंद्रन वापस अपने घर नहीं आया और उसी तरह सुबह में भी नहीं आया। खैर रात होने के बाद चंद्रन वापस अपने घर आता है और वो भी शराब पीकर। जब सुधा चंद्रन से ये सवाल करने लगती है कि आप पीकर आए हो, चंद्रन बिना वजह सुधा को मारने लगता है। जब सुधा चंद्रन से बचकर उस कमरे से बाहर जा रही होती है, तभी चंद्रन सुधा के पेट पर एक लात मारता है। बेचारी दर्द के मारे तड़पने लगती है। सुधा की चीखने की आवाज चंद्रन की माँ को और रमेश को सुनाई देती रहती है, लेकिन इसकी माँ कुछ भी नहीं कहती। इस तरफ चंद्रन एक टॉर्च लाइट लेकर सुधा के पैर पर जोर से वार कर देता है। बेचारी सुधा दर्द के मारे और तड़पने लगती है, चीखने लगती है। चंद्रन सुधा का मुंह बंद करते हुए उससे कहने लगता है, चीखो मत। ऐसा कहते हुए चंद्रन सुधा के साथ जबरदस्ती कांड करने लगता है। सुबह होने के बाद सुधा ये देखती है कि इसके पैर में बहुत गहरी चोट आई है। बेचारी चल नहीं सकती, चलने की तो दूर की बात, नीचे पैर रखा ही नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से बेचारी सुधा को बुखार आता है। सुधा की सास सुधा की ये हालत देखकर इसे एक काढ़ा देती है पीने के लिए। थोड़ी देर बाद इनके पड़ोसी की एक छोटी बच्ची सुधा के पास आती है, हमेशा इसके पास आती रहती है और सुधा को अपनी डॉल दिखाते हुए उससे कहने लगती है, दीदी क्या मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं? ऐसा कहते हुए वो बच्ची पर्दे के पीछे जाकर अपनी डॉल को हिलाने लगती है। ये परछाई देखकर सुधा को समझ में आता है कि जब हर रोज सुधा अपने कपड़े चेंज करती रहती है, रमेश इसे देखता है। रात होने के बाद चंद्रन फिर से शराब पीकर सुधा के पास आता है। जब कांड करने की कोशिश करता है, सुधा अपने हाथ में चाकू ले लेती है उसे दूर रखने के लिए। तभी चंद्रन की माँ चंद्रन को आवाज लगाती है कि कमरे में क्या आवाज आ रही है। अपनी माँ की आवाज सुनने के बाद चंद्रन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन सुधा चंद्रन से अपने मायके जाने की बात करती है कि मैं कुछ दिनों तक अपने मायके जाके आती हूँ। चंद्रन कहने लगता है, कौन सा घर, कहाँ का घर? तुम्हारी माँ तो नहीं रही, तुम्हारा बाप बेवड़ा तुम्हें भाव तक नहीं देता, वैसे भी तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ ना, तुम्हें मरते दम तक यहीं पर रहना होगा। इस तरह से चंद्रन सुधा को एक जबरदस्त वार्निंग देता है। खैर चंद्रन काम पे जाने के बाद सुधा सोच लेती है कि अब ये यहाँ पर नहीं रहेगी। सुधा फौरन अपने कपड़े पैक करके चंद्रन के जेब से कुछ पैसे निकाल के वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी दूर भागने के बाद सुधा के सामने चंद्रन आ जाता है। सुधा को बाहर देखकर चंद्रन को बहुत गुस्सा आता है। तभी चंद्रन एक लकड़ी लेकर सुधा को बेरहमी से मारने पीटने लगता है। जब सुधा चंद्रन के चंगुल से भागने लगती है, तभी इसके सामने जंगली सुअर आ जाता है। एक्चुअली इस मूवी में ये जंगली सुअर एक इरॉनी है, मतलब जिस तरह से लोग जंगली सुअर को मारते पीटते हैं, उसी तरह से फिलहाल चंद्रन सुधा को मारता है। बहुत मारने के बाद चंद्रन सुधा को घसीटते हुए अपने घर ले जाता है। सुधा की ये हालत देखकर इसकी सासु माँ सुधा के जख्मों पर मरहम लगाते हुए सुधा से कहने लगती है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा पति भी इसी तरह से मुझे बहुत मारता पीटता था। मैंने भी इस घर से बाहर भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भी नाकामयाब रही। इस तरह से सुधा की सासु माँ भी अपनी दुख भरी दास्तां सुधा को सुनाती रहती है। रात होने के बाद चंद्रन सुधा के पास आकर इसकी हालत को ना जानते हुए फिर से इसके साथ कांड करता है। दूसरे दिन सुबह सुधा एक झरने के पास जाती है, उस ठंडे पानी से अपने जख्मों पर राहत दिलाने के लिए। और जब सुधा की नई नई शादी हुई थी, उस वक्त सुधा यहाँ पर आई थी। इसी झरने को देखकर वो बहुत खुश थी, लेकिन आज सुधा बेचारी बेबस लाचार है। खैर जैसा जैसा दिन बीतते जाते हैं, सुधा अपनी आम जिंदगी को गुजारने लगती है और सुधा अपने बागीचे में जंगली सुअर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है।
एक दिन सुधा को चंद्रन पर बहुत गुस्सा आता है। सुधा एक चाकू लेकर चंद्रन का गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन इसके हाथ कांपने लगते हैं। चंद्रा को वो मार नहीं पाती। और कुछ दिनों बाद वहाँ पर बारिश का मौसम आता है और इसी बारिश की वजह से बहुत सारे बिच्छू जमीन से बाहर आते हैं। सुधा की सासू माँ सुधा से कहने लगती है कि यहाँ पर हमेशा बारिश होने पर बहुत सारे बिच्छू बाहर आते हैं, तुम थोड़ा बचकर रहना। यह सुनने के बाद सुधा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। तभी सुधा एक बिच्छू पकड़ लेती है और जब चंद्रन अपने कमरे में काम कर रहा होता है, सुधा उस बिच्छू को छोड़ देती है, लेकिन चंद्रन अपने तोर के हैमर से उस बिच्छू को ठोक देता है। हर दूसरे दिन चंद्रन का ओनर चंद्रन के घर आता है और चंद्रन अपने ओनर को अपनी वो लाइट दिखाता है जो कलर्स चेंज होती रहती है। इस लाइट को देखकर चंद्रन का ओनर चंद्रन से कहने लगता है, तुम फटाफट से इस लाइट का काम खत्म कर दो, मैं उस कंपनी से जाकर बात करूंगा। ऐसा कहते हुए जब चंद्रन और उसका ओनर अपने कमरे से बाहर आते हैं, चंद्रन सुधा को देखकर उसे डांटने लगता है। घर आए मेहमान को किस तरह से वेलकम करना चाहिए वो भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन चंद्रन का ओनर सॉफ्ट दिल का इंसान होता है, वो चंद्रन को ही चुप रहने के लिए कहता है। रात होने के बाद चंद्रन और कुछ लोग किसी जगह पर बैठकर शराब पीते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा उस लाइट को ऑफ करने के लिए स्विच ढूंढती रहती है। जब सुधा उस लाइट को स्विच कनेक्ट करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर चंद्रन आ जाता है और सुधा को एक छापड़ लगाकर उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि उस लाइट को छूना मत। खैर दूसरे दिन चंद्रन की माँ और रमेश ये दोनों अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए रेडी होती है, क्योंकि उनके घर में कुछ शादी का फंक्शन होता है। सुधा की सासू माँ जाते आते गैस पर चावल रख के गई होती है। वो चावल उबाल आने की वजह से आग बुझ जाती है। गैस की बदबू सुनने के बाद सुधा फौरन किचन में जाती है, लेकिन सुधा उस गैस को ऑफ नहीं करती। फिर से इसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और एक्चुअली उस वक्त चंद्रन घर में सो रहा होता है। सुधा फौरन अपने घर के बाहर जाकर खिड़की के थ्रू आग जलाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो गैस सिलेंडर फट जाए, चंद्रन मर जाए। लेकिन तभी वहाँ पर चंद्रन का ओनर आता है, चंद्रन को उसकी नींद से जगाकर काम पे ले जाता है। इस तरह से सुधा का एक और प्लान फ्लॉप हो जाता है। सुधा की सासू माँ वापस अपने घर आकर सुधा और चंद्रन से कहने लगती है कि कल तुम्हारे अंकल के घर में शादी का फंक्शन है, तुम दोनों जरूर जाना और उनके काम में कुछ हाथ बटाना। दूसरे दिन उसी तरह से चंद्रन और सुधा ये दोनों अपने अंकल के घर जाने लगते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त सुधा की सासू माँ सुधा को छाता देने की कोशिश करती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन बेचारी सुधा चंद्रन से डर कर वो छाता नहीं लेती। और जब ये दोनों बस में होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं होते। चंद्रन ईस्ट में होता है, सुधा वेस्ट में होती है। खैर रात होने तक चंद्रन अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शराब पीते रहता है। बहुत देर होने की वजह से सुधा चंद्रन के पास आकर उसे घर जाने के लिए कहती है। इसी बातों ही बातों में चंद्रन सुधा से कहने लगता है कि मैं गाना गाऊंगा और तुम डांस करो। चंद्रन की ये बातें सुनने के बाद चंद्रन के रिश्तेदार ये समझने लगते हैं कि चंद्रन जोक कर रहा है, लेकिन चंद्रन सीरियसली सुधा को डांस करने के लिए कहता है। चंद्रन का ये बर्ताव देखकर उसके रिश्तेदार चंद्रन को रोकने की कोशिश करते हैं। चंद्रन उन लोगों से कहने लगता है, अब तुम लोग मुझे सिखाओगे कि मेरी बीवी से मैं कैसे बर्ताव करूं? ऐसा कहते हुए चंद्रन वहां के लोगों के सामने सुधा की बहुत बेइज्जती कर देता है। खैर थोड़ी देर बाद फाइनली ये दोनों वापस अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो जाती है। अब चूंकि चंद्रन नशे में होता है, जब चंद्रन एक नदी को पार करने ही वाला होता है, इसका पैर नीचे फिसलकर वो उस नदी में गिर जाता है। बेचारी सुधा चंद्रन को अपना हाथ देती है उसे ऊपर लाने के लिए, लेकिन चंद्रन सुधा पर गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। देखते ही देखते उस नदी के उस पार एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से उस नदी का पानी और बढ़ जाता है। पानी बढ़ने की वजह से चंद्रन डूबने लगता है। तब जाके चंद्रन फौरन अपना शर्ट निकालकर सुधा पर फेंकने लगता है और उसे पकड़कर इसे बाहर लाने के लिए कहता है, लेकिन सुधा चुपचाप चंद्रन को देखती रहती है, उसकी हेल्प नहीं करती। देखते ही देखते उस नदी का बहाव बढ़ जाता है और चंद्रन उस नदी में ही बह जाता है, मर जाता है वो। खैर दूसरे सीन में उस जंगली सुअर को दिखाया जाता है जो सुधा के जाल में फंस के मर जाता है, और इस सीन में इस सुअर को दिखाने का मतलब है चंद्रन। जिस तरह से ये सुअर सुधा की जाल में फंसकर मर गया, उसी तरह से चंद्रन भी अपने जाल में फंसकर मर गया। उसके बाद सुधा उस लाइट को ऑफ करने के लिए एक स्विच को रेडी करने लगती है। तभी वहाँ पर रमेश आता है और रमेश सुधा से कहने लगता है, हर रोज मैं इस रूम में तुम्हारी चीखें सुनता था, मैंने सोचा सारी गलती मेरे भाई की होगी, लेकिन तुम्हें देख के तो कोई भी तुमको चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे साथ कंफर्टेबल होना होगा। रमेश की ये बातें सुनने के बाद सुधा रमेश से कहने लगती है
जिस तरह से मैं इस कमरे में चिल्लाती रही उसी तरह से तुम्हारे भाई ने मेरी आंखों के सामने चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ कहकर, लेकिन मैंने बचाया नहीं। मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे भाई की मौत हुई है। यह सुनने के बाद रमेश सुधा पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, UBITCH। सुधा भी कहने लगती है, BSDK चिल्लाओ मत, चुपचाप यहाँ से जाओ वरना काट के रख दूंगी। खैर फाइनली सुधा उस लाइट को एक स्विच कनेक्ट कर देती है और उस स्विच को ऑफ कर देती है। वो कमरा अंधेरा हो जाता है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं कि इंडिया में 75% औरतें मैरिटल रेप का शिकार है। और जब कुछ मर्दों से सर्वे किया गया तो सर्वे में ये बात पता चली कि मर्द अपने पार्टनर के साथ वायलेंट सेक्स ही पसंद करते हैं। खैर इस मूवी को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हर एक कूते का दिन आता है। उसी तरह देखा आपने एक लाइट की वजह से बेचारे की जान ही चली गई। अच्छी खासी जिंदगी गुजरने वाली थी लेकिन एक लाइट की वजह से। ओह शिट मैन। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।